क्या आज के दौर में इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि आदिवासियों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए कोई सांसद, आदिवासी सांसद इस्तीफा दे देगा? या फिर जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए कोई आदिवासी विधायक अपनी विधायकी छोड़ देगा? शायद नहीं। ना तो जागते हुए इस बात की कल्पना की जा सकती है और ना ही सोते हुए ही सपने में इस बारे में सोचा भी जा सकता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी आदिवासी नेता हुआ है जिसने आदिवासियों के हक के लिए एक बार सांसदी और दो दो बार विधायकी छोड़ दी। तीनों ही बार उन्होंने अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज की आदिवासी राजनीति के लिए एक आईना है। बताएंगे आपको पूरी कहानी। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शुरुआत करने से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी तुरंत मिलती रहे। अब शुरुआत करते हैं। आज की तारीख में इस देश में 47 आदिवासी सांसद हैं और 500 से ज्यादा आदिवासी विधायक। लेकिन कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर या तो कुर्सी के मोह में बंधे हुए हैं या फिर पार्टी लाइन में। आदिवासियों के नाम पर चुनाव जीतकर माननीय बनते हैं, लेकिन उसके बाद आदिवासियों को ही भूल जाते हैं। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे आदिवासी नेता की जिन्होंने आदिवासियों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ना वो पार्टी लाइन से बंधे, ना ही उन्होंने कुर्सी का मोह किया, बल्कि उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। ये कहानी है लाल श्याम शाह की। लाल श्याम शाह, जिन्हें लोग प्यार से महाराज कहकर पुकारते थे। राजनांदगांव के मोहल्ला पान बरस के जमींदार, जिनके अधीन एक वक्त में 263 गांव थे, उसके बाद भी एक आम आदिवासी की तरह जीवन जिया करते थे। और व्यवहार में इतने सरल कि पहली मुलाकात में कोई पहचान ही ना पाए कि वो किसी आदिवासी या सांसद के सामने खड़ा हुआ है। इसी से जुड़ा एक बड़ा किस्सा मशहूर है। उस समय के जो वहां के कलेक्टर थे, डीजी भावे, वो लाल श्याम शाह से मिलने उनके गांव पहुंचे। गर्मी के दिन थे। लाल श्याम शाह अपने खेत में, जो सड़क किनारे खेत था, वहां पर किसानों के साथ काम करा रहे थे और कुछ देर के लिए खेत की मेड़ पर बैठे ही थे कि कलेक्टर साहब की गाड़ी वहां आई। कलेक्टर साहब गाड़ी से उतरे और लाल श्याम शाह से ही पूछ बैठे कि महाराज कहाँ हैं। लाल श्याम शाह ने भी जवाब दिया कि इतनी गर्मी में भला महाराज कहाँ होंगे, अपने घर में आराम कर रहे होंगे। इसी सादगी के लोग उनके कायल थे और उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि रायपुर में एक बार, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री, 1960 के दशक की बात है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन के लिए रायपुर आए तो लाल श्याम शाह 30,000 आदिवासियों को लेकर पैदल ही निकल पड़े प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करने। और आखिरकार नेहरू जी को भी लाल श्याम शाह समेत तमाम आदिवासियों से मिलने के लिए उनके मंच पर आना पड़ा। उन्होंने वहां पर आए, न सिर्फ उनसे बात की बल्कि आदिवासियों की समस्याएं भी सुनी और साथ ही आश्वासन भी दिया कि इनका समाधान भले ही अभी तुरंत ना हो पाए, लेकिन जरूर इनका समाधान होगा। खैर, इसके 4 साल बाद नेहरू जी का निधन हो गया, वो बात वहीं खत्म हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे कमाल की शख्सियत लाल श्याम शाह की, जिनका जन्म 1 मई 1919 को औंधी के घोटिया कन्हार में भगवान शाह के घर हुआ। भगवान शाह के एक रिश्तेदार हैं दाम शाह, जो मोहल्ला पाना बरस के जमींदार थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान शाह से लाल श्याम शाह को गोद ले लिया। और जब इसके बाद जब दाम शाह का निधन हुआ तो उसके बाद 1928 में महज 9 साल की उम्र में लाल श्याम शाह उस जागीर के जमींदार बन गए। और उस समय वो नाबालिग थे और कानून था अंग्रेजों का कि बालिग होने तक जो है जागीर वो अंग्रेज अफसर के अधीन रहेगी, साथ ही वारिस की देखभाल का जिम्मा भी अंग्रेज अफसर का होगा। इसलिए लाल श्याम शाह को आगे की पढ़ाई के लिए रायपुर के मशहूर राजकुमार कॉलेज भेजा गया, जहां उस समय बड़े बड़े अफसरों के बच्चे और जमींदारों के बच्चे पढ़ा करते थे। हालांकि आज भी वहां पर रईसों के बच्चे ही पढ़ते हैं, तस्वीर बहुत ज्यादा बदली नहीं है। उनका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ। हिंदी, गोंडी, छत्तीसगढ़ी और मराठी भाषा में उनकी गजब की पकड़ थी। 1940 के आसपास लाल श्याम शाह अपनी पढ़ाई के बाद राजकुमार कॉलेज छोड़कर जो मोहल्ला पाना बरस है वहां पर लौट आए और पूरे इलाके में लगातार वो आदिवासियों से मिलने के लिए यात्रा करने लगे। आदिवासियों के लिए हो रहे, जो आदिवासियों के साथ जो अन्याय होता था, उसके लिए उनके दर्द में एक अलग ही पीड़ा थी, इसलिए वो लगातार आदिवासियों से मिलते रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ और फिर आया साल 1951 का, जब आजाद भारत में पहली बार चुनाव होने थे। लोकसभा के साथ साथ 26 प्रांतों में चुनाव। उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस का प्रभाव था।
तब जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्होंने भी लाल श्याम शाह की लोकप्रियता और सक्रियता को देखकर उन्हें संदेश भेजा कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े। लेकिन लाल श्याम शाह कहाँ किसी पार्टी की लाइन में बनने वाले थे। वो तो आदिवासियों के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो चौकी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया। उनके सामने थे कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार सुजानी राम। 2 दिसंबर को 1951 को चौकी विधानसभा में मतदान हुआ और जब नतीजे आए तो लाल श्याम शाह सिर्फ 125 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होने वाली थी। चुनाव के 3 महीने बाद विधानसभा के रामलाल नाम के शख्स ने चुनाव आयोग के सामने इस आधार पर चुनौती दी कि एक तीसरे उम्मीदवार प्रयाग सिंह का नामांकन गलत तरीके से खारिज हुआ है और चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि इसी वजह से चुनाव रद्द होगा। तब सुजानी राम जो यहां से जीतकर विधायक बने थे, उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले को नागपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी। लेकिन वहां भी नागपुर उच्च न्यायालय भी जो चुनाव आयोग का फैसला है उसको बरकरार रखा और उस चुनाव को रद्द करने का ऐलान हुआ और कुछ ही दिन में वहां पर दोबारा चुनाव की बारी आई। एक बार फिर लाल श्याम शाह और सुजानी राम के बीच आमने सामने का मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। 125 वोटों से चुनाव हारे लाल श्याम शाह 4,342 वोटों से विजयी हुए और आजादी के बाद चौकी विधानसभा से पहली बार विधायक बने। लाल श्याम शाह ने आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा लगातार उठाया, जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाया और उस दौर में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दा हर जगह हर मुमकिन स्तर पर उठाया। लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन लाल श्याम शाह कहां चुप बैठने वाले थे। कुछ ही दिन बाद आदिवासियों के मुद्दों की अनदेखी के विरोध में उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ दी, विधायकी से इस्तीफा दे दिया ताकि सरकार के कानों तक बात पहुंचे, क्योंकि विधायक रहते हुए तो सरकार बात नहीं सुन रही थी। 1 साल के अंदर अब चौकी विधानसभा में तीसरी बार चुनाव होने थे, यानी उपचुनाव होने थे, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और ताज्जुब की बात यह है कि इस बार भी चुनाव में 2 उम्मीदवार, कांग्रेस से वही सुजानी राम और लाल श्याम शाह ने एक बार फिर से निर्दलीय ताल ठोक दी। और जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि लाल श्याम शाह पहले के मुकाबले ज्यादा अंतर से यहां पर चुनाव जीते थे और दूसरी बार विधायक बन गए थे। जैसे इस आदिवासी विधानसभा सीट में एक अलग ही राजनीतिक प्रयोग चल रहा था। 1 साल में 3 बार चुनाव और लाल श्याम शाह 2 बार विधायक। इस बार लाल श्याम शाह ने जंगलों के उजाड़े जाने का जमकर विरोध किया। उस वक्त आदिवासियों के पास खुद की जो उनकी जमीन होती थी उसके पेड़ों का स्वामित्व होता था, वो उसे चाहते तो काट कर बेच सकते थे और इसीलिए वहां के अफसरों, ठेकेदारों, तमाम दलालों, व्यापारियों की नजर उन पर थी। इन सभी ने मिलकर आदिवासियों को कभी बहलाकर फुसलाकर तो कभी दबाव बनाकर उनसे फैसले लिए, उनसे जो है समझौता किया एक तरीके का, ताकि वहां के पेड़ काट सके। आदिवासियों को एक पेड़ काटने के 2 रुपए मिलते और ये व्यापारी ठेकेदार उस पेड़ को 200 रुपए में बेचते। इस तरीके से एक जो है आर्थिक शोषण का दौर आदिवासियों के साथ वहां पर शुरू हो गया। लाल श्याम शाह ये तमाम चीजें आसपास के इलाकों में देख रहे थे, इसलिए उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने वन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक से शिकायत की, किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसी सबसे तंग आकर 30 जनवरी 1956 को उन्होंने दूसरी बार विधायकी छोड़ने का फैसला लिया। बाकायदा उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जो स्वीकार भी हो गया। अंग्रेजी में दिए इस्तीफे में लाल श्याम शाह क्या लिखते हैं वो आपको जरूर जानना चाहिए कि क्या नैतिकता की प्रतिमूर्ति थे। वो लिखते हैं कि विधानसभा से मेरा दूसरी बार इस्तीफा है और मुझे बड़े दुख के साथ ये कदम उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में आदिवासियों के साथ बहुत चालाकी से अत्याचार किया जा रहा है और आंखें होने के बाद भी सरकार देख नहीं पा रही है। जनजातीय सम्मेलन में नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में आदिवासियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। लाल श्याम शाह आगे लिखते हैं, मैं विधानसभा में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए अपने लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में सरकार को सूचना देना मेरा कर्तव्य है। जब ठेकेदारों ने जंगल मानसून के दौरान काटना शुरू किया, मैंने वन मंत्री और मुख्यमंत्री को दखल देने के लिए टेलीग्राम किया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने 15 रुपए खर्च करके राष्ट्रपति को टेलीग्राम भेजा और उनसे गुजारिश की ताकि आदिवासी इलाकों में उजाड़े जा रहे जंगल को बचाया जा सके, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लाल श्याम शाह आगे लिखते हैं, मैं निराश हो गया हूं क्योंकि ट्रकों और बैलगाड़ियों में भर भर के जंगल से काटी गई लकड़ियां ले जाई जा रही हैं। थक हार कर मैंने 40 रुपए खर्च किए और राष्ट्रपति से प्रत्यक्ष मुलाकात की और उनके सामने मुद्दा उठाया, उन्हें दखल देने का आग्रह किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं विधानसभा से इस्तीफा दे रहा हूं। वो लिखते हैं, मुझे आदिवासियों की नुमाइंदगी करने वाले मंत्रालय पर शर्म आती है क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार ठेकेदारों के आगे झुक गई,
ठेकेदार जीत गए और एक चुनी हुई सरकार हार गई। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि मैं आदिवासी भाइयों के साथ हो रही लूट को नहीं रोक पाया, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। और अंत में दस्तखत करते हुए वो लिखते हैं, लाल श्याम शाह और कौमा के बाद आदिवासी। ये बड़े गौर करने वाली बात है कि वो आदिवासी पहचान को हमेशा अपने दस्तखत में साथ में लिखते थे और अपने नाम के आगे आदिवासी जरूर लिखते थे। उनके इस्तीफे की खबर जंगल में आग की तरह फैली और तब जाकर सरकार जागी और तब विधानसभा में कानून बना और उसके बाद ये नियम बन गया कि आदिवासियों के जो जमीन पर लगे पेड़ हैं उनको काटे जाने के लिए कलेक्टर की पूर्व अनुमति की जरूरत होगी। साथ ही जो लकड़ी होगी उसकी बिक्री ठेकेदारों के जरिए नहीं, व्यापारियों के जरिए नहीं, बल्कि वन विभाग के जरिए होगी, ताकि आदिवासियों का शोषण ना हो और उन्हें सही कीमत मिले। इसके बाद इस विधानसभा में चौकी में चौथी बार चुनाव का ऐलान हुआ, उपचुनाव का। ये पहली बार मुझे लगता है अभी तक देश में कहीं नहीं हुआ होगा। हालांकि इन चुनावों से लाल श्याम शाह ने दूरी बना ली और इसके बजाय वो मध्य प्रांत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने लगे, आदिवासियों की शिकायत सुनने लगे और एक आंदोलन खड़ा करने लगे। शाह ने जंगलों को उजाड़े जाने को आदिवासी पहचान से जोड़ा और इसी दौरान हो रहा था राज्यों का पुनर्गठन। 1956 में जब अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, तब विदर्भ का इलाका बंबई राज्य में चल गया और मध्य प्रांत बन गया मध्य प्रदेश। लाल श्याम शाह राज्यों के इस तरीके से पुनर्गठन किए जाने से काफी नाराज थे। वो मानते थे कि आदिवासियों के लिए एक अलग गोंडवाना राज्य बनना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर वो इसकी मांग लगातार कर रहे थे और हर मंच पर वो उठा रहे थे। हालांकि सरकार ने ये बात नहीं सुनी। अगले ही साल 1957 में देश भर में लोकसभा और विधानसभा के दूसरी बार चुनाव होने थे, तो लाल श्याम शाह ने फिर से आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया, क्योंकि लाल श्याम शाह उस दौर में अक्सर कहते थे कि आदिवासियों की आवाज सरकार सुने, इसके लिए एक ही रास्ता है, लोकसभा और विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा आदिवासी निर्वाचित होकर सदन में पहुंचे। इस बार लाल श्याम शाह ने चौकी विधानसभा की बजाय चंदा, जो आज का चंद्रपुर है, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। एक बड़ा फैसला था, क्योंकि चंद्रपुर सामान्य लोकसभा की सीट थी। इस बार चुनाव हुए, तब नतीजे आए, उन्होंने फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ा। एक खास तौर पर बात बता रहा हूं, निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन जब नतीजे आए तो इस बार लाल श्याम शाह कांग्रेस के उम्मीदवार KVM स्वामी से 22,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी लाल श्याम शाह ने इस बात पर वो अडिग रहे कि आदिवासियों के लिए निर्णायक लड़ाई राजनीतिक स्तर पर तभी लड़ी जा सकती है जब आदिवासी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीट चुनाव जीतकर पहुंचे वहां पर। 5 साल का वक्त आदिवासियों के मुद्दों के लिए काम करते हुए, उनकी शिकायत सुनते हुए, उनके बीच उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उनका गुजरा। फिर आया साल 1962। अब आजादी के बाद देश में तीसरी बार चुनाव हो रहे थे और लाल श्याम शाह ने चंदा सीट से एक बार फिर निर्दलीय ताल ठोक दी और उनके सामने उम्मीदवार वही थे, कांग्रेस के KVM स्वामी। लेकिन इस बार ऐसा मुकाबला हुआ कि जब नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि लाल श्याम शाह 43,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हो गए थे। जितने वोटों से वो हारे थे 22,000, उसके दोगुने अंतर से वो चुनाव जीत चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने सहयोगी देवा प्रसाद, जो खुद एक गोंड आदिवासी समाज से थे, उन्हें अपनी जो छोड़ी हुई सीट थी उनकी चौकी, वहां से उन्होंने चुनाव लड़वाया और लाल श्याम शाह के प्रभाव में देवा प्रसाद भी वहां से चुनाव जीतकर विधायक बन गए। लाल श्याम शाह का उस दौर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ का जो इलाका है, यहां पर अच्छा खासा प्रभाव था। और उस दौर में हो क्या रहा था, अब लाल श्याम शाह 2 बार विधायक के बाद सांसद बन चुके थे, लेकिन इस दौर में एक नई परेशानी आदिवासियों के बीच आ रही थी। आजादी के बाद लगातार पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से लगातार जो शरणार्थी, उनका देश में आने का सिलसिला लगातार चल रहा था। भारत सरकार ने यह फैसला किया कि पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से जो शरणार्थी आ रहे हैं, उनको दंडकारण्य में बसाया जाएगा। दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो सीमाई इलाका है, घने जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर वहां पर। और जब सरकार ने फैसला लिया तो साथ में ये भी फैसला लिया कि जो शरणार्थियों को बसाने के लिए वहां पर हजारों एकड़ के जंगलों को काटा जाएगा। इस बात की खबर जैसे ही लाल श्याम शाह को लगी, उन्होंने बेहद नाराजगी जताई और सरकार से हर मुमकिन मोर्चे पर उन्होंने गुजारिश की कि इस तरीके से जंगलों को काटकर शरणार्थियों को ना बसाया जाए। एक तो जंगलों का नुकसान होगा, जो आदिवासी के लिए एकदम सह अस्तित्व है, जंगल उनके साथ लगातार वो जीवन जीते हुए आ रहे हैं, और कल को भविष्य में जब आदिवासियों की आबादी बढ़ेगी तो फिर उनके लिए जमीन कहां से मिलेगी। जब उन्होंने लगातार सरकार से हर मोर्चे पर, मंत्रियों से लेकर अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री, तमाम लोगों को खत लिखे, टेलीग्राम किया, लेकिन जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया और तीसरी बार उन्होंने 2 साल बाद ही सांसदी से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सांसदी से इस्तीफा अप्रैल 1964 को दिया और लोकसभा अध्यक्ष को लेकर इस्तीफे में वो क्या कहते हैं, ये बात भी आपको जरूर जाननी चाहिए, ताकि आपको एहसास होगा कि लाल श्याम शाह आदिवासियों के लिए क्या सोचते थे। वो लिखते हैं पहले नंबर पर कि मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र चंदा
है और दंडकारण्य योजना के तहत पूर्वी बंगाल के हजारों जो शरणार्थियों है उनको बसाने की सरकार की योजना है और इसके लिए यहाँ करीब 30,000 एकड़ में जंगलों को काटाया जाएगा और लोगों को बसाया जाएगा। भविष्य में जब आदिवासियों की आबादी बढ़ेगी तो फिर उनके लिए जमीन कहां से मिलेगी, उनका गुजर बसर कैसे चलेगा, इसलिए ऐसा ना किया जाए। दूसरा वो जो रीजन बताते हैं वो लिखते हैं, अभी यहाँ जो हजारों आदिवासी हैं जंगल के थोड़े से हिस्से काट कर जब वहां पर अपनी खेती करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है, जुर्माना लगाती है और अब शरणार्थियों को बचाने के लिए सरकार खुद ही अंधाधुंध जंगलों को काटने जा रही है। तीसरी वजह जो लिखते हैं वो ये कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं लेकिन सरकार ही संविधान से मिले अधिकारों से वंचित कर रही है। आदिवासी युवाओं को रोजगार न देकर, जमीन न देकर और आदिवासियों के कल्याण के लिए जो फंड मिलता है उसे भी खर्च ना करके आदिवासियों को लूटा जा रहा है। चौथी बात जो लिखते हैं गौर करने वाली है, वो कहते हैं कि देश में दूसरे देश के अल्पसंख्यकों के बारे में तो सोचा जा रहा है, चर्चा हो रही है, लेकिन आदिवासी जो इस देश के मूल निवासी हैं वही शरणार्थी बन गए हैं। सरकार की नीतियां ऐसी चली आ रही हैं। और अगली वजह वो लिखते हैं कि आदिवासियों की भाषा और संस्कृति लगातार लुप्त हो रही है और आजादी के 16 साल बाद भी 1964 में वो खत लिखते हैं, आदिवासी आज भी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तस्वीर बहुत बदली नहीं है। आज आजादी के 78 साल हो गए हैं लेकिन आज भी आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल रही है। बहरहाल 24 अप्रैल को उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। इसके बाद भी लालश्याम शाह आदिवासियों के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहे और उन्होंने कई आंदोलन खड़े किए। कभी तेंदुपत्ता के दामों को बढ़ाने को लेकर तो कभी जंगल की अवैध कटाई को लेकर उन्होंने बड़े बड़े उस दौर में आंदोलन खड़े किए। वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे लेकिन साल 1975 में जब इमरजेंसी लगी तब लालश्याम शाह को भी जेल भेज दिया गया और 1 साल और पूरे 16 दिनों तक उन्होंने जेल में काटे क्योंकि आदिवासियों को मुद्दों को लेकर वो मुखर थे। बस उनकी यही गलती थी, इसलिए उन्हें मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद एक बड़ा आंदोलन किया साल 1984 में लालश्याम शाह ने, जब सरकार ने बस्तर में इंद्रावती नदी और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बांध बनाने का फैसला किया। इसमें गढ़चिरौली और आसपास का काफी बड़ा आदिवासियों का इलाका और जंगल डूबने वाले थे। तो आदिवासियों के साथ एक बार फिर खड़े हुए लालश्याम शाह और आंदोलन को नाम दिया जंगल बचाओ जनता बचाओ। और इस आंदोलन की तीव्रता और ताकत इतनी ज्यादा थी कि सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े, फैसला वापस लेना पड़ा और बांध बनाने का फैसला वापस ले लिया गया। और आदिवासियों के लिए लगातार लड़ाई करते हुए 10 मार्च 1988 को इस महान नेता ने अपनी देह त्याग दी। लेकिन उसके बाद भी उनका नाम इतिहास में अमर हो जाना चाहिए था, तमाम लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज बहुत कम हिस्से के लोग ही ऐसे नेता को जान पाते हैं जो नेतृत्व के साथ ही नैतिकता के इतने ऊंचे पैमाने थे कि उन्होंने 2-2 बार विधायकी और एक बार सांसदी से तक इस्तीफा दे दिया। जबकि एक आज के दौर में अगर आप राजनीति को देखेंगे तो विडंबना है कि यहाँ पर नेता अगली बार टिकट मिल जाए इसीलिए 5 साल तक चुप रहते हैं, आदिवासियों के मुद्दों पर चू भी नहीं करते हैं। आदिवासियों के साथ अन्याय होता रहे तब इन आदिवासी नेताओं को आप नहीं सुनेंगे। आप ही बताइए, जब हसदेव में जंगल काट रहे हैं तो कांग्रेस या बीजेपी या दूसरी किसी पार्टी के कितने आदिवासी विधायक सांसद खड़े हुए या इस्तीफा देने को उन्होंने सोचा? सिंगरौली में जंगल काटे जा रहे हैं तब कितने नेता खड़े हुए? तमाम नेता चुपचाप रहते हैं क्योंकि उन्हें कुर्सी प्यारी है, उन्हें पार्टी की लाइन में बंधे रहना है क्योंकि अगली बार टिकट भी चाहिए। और इसी बीच एक तस्वीर है एक ऐसे आदिवासी नेता की। इसलिए हमें लगा कि आज की आदिवासी की राजनीति को आईना दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि तमाम लोग जान पाएं लालश्याम शाह के बारे में। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।